प्रणाम सभी को। आज अपनी फिजिक्स की तीसरी क्लास है। इससे पिछली कक्षाओं में अपन ने नवा चैप्टर शुरू किया था और नवे चैप्टर के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्रकाश क्या है। उसके बाद अपन ने देखा कि परावर्तन क्या है, परावर्तन की घटना किस प्रकार से हुई, परावर्तन के दो नियम थे जिन्हें परावर्तन के दो मुख्य नियम कहा गया। उसके बाद अपन ने इससे पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था, दो चीज़ों को अपन ने पढ़ा था, समतल दर्पण व गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के अंतर्गत अपन ने उसकी सामान्य जानकारियाँ पढ़ी थी। उसके बाद समतल दर्पण में अपन ने देखा था कि अगर दो समतल दर्पणों को अलग अलग कोणों पर, माना हमने उदाहरण लेकर भी देखा था, 30 डिग्री पर रखा, 40 डिग्री पर रखा, 90 डिग्री पर रखा, 180 डिग्री पर रखा, तो जो दो समतल दर्पण थे उनको विभिन्न एंगल्स पर रखा जाए तो उनसे हमें प्रतिबिंबों की कितनी संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या के बारे में अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था और उसी गोलीय दर्पण में अपन ने गोलीय दर्पण के प्रकार देखे थे। उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये अपन ने गोलीय दर्पण के दो प्रकार पढ़े थे। इसी गोलीय दर्पण के अंतर्गत अपन आगे चल के आज कुछ पढ़ते हैं कि उसी गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य मुख्य परिभाषाएं आती हैं। उन मुख्य परिभाषाओं को लेते हुए आज अपन चलते हैं। उस गोलीय दर्पण में आज अपन पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं और कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनके अर्थ क्या होता है या वो होते क्या है, उनको अपन लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं। अपनी पहली परिभाषा है द्वारक। पहली परिभाषा अपन शुरू करते हैं द्वारक। तो द्वारक क्या होता है, मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पहले से एक दर्पण बनाकर रखा है। दर्पण और उसके सापेक्ष से सरल रेखा बनाइए। क्या है, किस प्रकार अपन जैसे जैसे परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन सब लोग डिनोट करते चलेंगे। द्वारक क्या होता है, फर्स्ट परिभाषा में कि जो दर्पण होता है, मान लो मेरा दर्पण ये ए से बी तक है, तो ये जो मेरा दर्पण है, ये दर्पण जहाँ से जहाँ तक है, ये पूरा भाग उसका, ये पूरा भाग, ये दर्पण का ये पूरा भाग जो है वो कहलाता है द्वारक। द्वारक का अर्थ अपन कैसे ले सकते हैं, मान लो कोई भी प्रकाशिक किरण आती है और आने के पश्चात दर्पण के जिस भाग पर टकराती है वो संपूर्ण भाग जो है वो दर्पण का कहलाएगा द्वारक। अब वो भाग कुछ भी हो सकता है, मान लो ये किरण यहाँ से आके यहाँ टकराई, यहाँ से आती तो यहाँ टकराती, नीचे से आती तो यहाँ टकराती, यहाँ से आती तो यहाँ टकराती, तो ऐसा पूरा भाग दर्पण का वो पूरा भाग जहाँ से प्रकाशिक किरण आकर टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः किसी भी दिशा में जाते, अपन देखेंगे कहाँ से जाती है, क्या जाती है, वो अपन परावर्तन के नियमों के अंतर्गत पढ़ेंगे। पर अभी के लिए कि अगर कोई भी प्रकाशिक किरण आती है, आने के पश्चात दर्पण से टकराती है, तो जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर टकराती है वो संपूर्ण भाग उसका क्या कहलाता है, द्वारक। परिभाषा लिखेंगे अपन। द्वारक की परिभाषा लिखेंगे। दर्पण का वह भाग जहां से आपतित किरण का परावर्तन होता है। दर्पण का वह भाग जहां से आपतित किरण का परावर्तन होता है द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। दर्पण का वो भाग
यहाँ से यहाँ तक, जैसे ए से लगाकर बी तक, तो ये पूरा ए पी बी, ये पूरा भाग जो है वो कहलाएगा दर्पण का द्वारक। कैसे जी, कोई भी किरण आएगी तो वो दर्पण के यहाँ से यहाँ तक इस पूरे भाग में से ही किसी बिंदु पर वो टकराएगी। तो जहाँ पर आपतित किरण जो है वो वापस परावर्तित होती है, वो पूरा भाग कहलाता है दर्पण का द्वारक। तो इस डायग्राम में अपन ना जो द्वारक है वो कौन सा हो गया, तो ए से लगाकर बी तक का पूरा भाग जो है वो कहलाएगा दर्पण का द्वारक। द्वारक के बाद नेक्स्ट अपनी परिभाषा आती है ध्रुव, जिसको मैंने चित्र में P से प्रदर्शित किया है। इंग्लिश में कहते हैं पोलर, और उसी पोलर के कारण अपन ने इसको P बिंदु से प्रदर्शित किया है। तो जो अपन ने द्वारक लिया या जो दर्पण अपन ने काम में लिया, दर्पण का जो द्वारक है उसी द्वारक का मध्य बिंदु, दर्पण का जो द्वारक है उसी द्वारक का मध्य बिंदु जो है वो कहलाएगा अपना दर्पण का ध्रुव। परिभाषा लिखेंगे, द्वारक के परावर्तक तल का मतलब है जहाँ से आपतित किरण आती है और आने के पश्चात टकराती है और टकराने के पश्चात वापस परावर्तित होती है, तो वो तल अपना कहला गया परावर्तक तल। ए पी बी ये पूरा अपना तल जो है वो परावर्तक तल है। तो द्वारक के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। द्वारक के परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो है वो दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। जहाँ से आपतित किरण आती है, आने के पश्चात जिस बिंदु से टकराती है, टकराने के पश्चात वो वापस परावर्तित हो जाती है, तो जिस बिंदु से टकराती है वो तल हमारा कहलाता है परावर्तक तल, और उसी परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, वो सेंटर पॉइंट हमारा कहलाएगा ध्रुव। ठीक है। ध्रुव के बाद अपन देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जिसको मैंने डायग्राम में सी से प्रदर्शित किया है। सी हमारा जो है वो वक्रता केंद्र। अभी होता क्या है, तो ये दर्पण जो है मैंने पहले भी बताया था कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दर्पण जो है वो पूरा गोले का एक भाग है। ये मान लो मेरा जो इतना दर्पण का मैंने भाग लिया है, ये किसी न किसी गोले का एक भाग है। मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक का ये भाग ले लिया, ये मैंने इसको दर्पण बना लिया, लेकिन असल में या रियल में हम इसको देखें तो ये है क्या, संपूर्ण गोले का एक भाग है। ठीक है, संपूर्ण गोले का एक टुकड़ा काट के हमने ले लिया और उसको हमने दर्पण की तरह यूज में ले लिया, पर है ये किसी न किसी गोले का भाग। कोई भी दर्पण होगा, गोलीय दर्पण होगा, मतलब वो गोलाकार वस्तु से बना है, तो एक गोले का भाग है। तो इस गोले को मैं सामान्य दिन वृत्त ले सकते हैं। तो अपन ने कहा था कि वृत्त में क्या होता था कि गोले का केंद्र बिंदु या वृत्त का बीचों बीच सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा कहलाता था केंद्र। तो सेम इसी में देखें तो ये जो अपन ना दर्पण है, ये दर्पण किसी न किसी गोले का भाग है, और उस गोले का मध्य बिंदु जो है वो हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, लिखो, किसी गोले का मध्य बिंदु, किसी गोले का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। किसी भी गोले का अपन ने, गोला जो है वो खोखला गोला होगा, तो किसी भी गोले का जो मध्य बिंदु लेंगे हम, वो मध्य बिंदु जो है वो हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है मुख्य अक्ष। चित्र में मैंने लिखा है मुख्य अक्ष, ये पूरी रेखा जिस पर सी भी है, एफ भी है, अंत में जाके पी भी है। तो जो वक्रता केंद्र
और ध्रुव से होके जो काल्पनिक रेखा जाती है या जो रेखाखंड खींच रहे हैं वो हमारा कहलाता है मुख्य अक्ष। जो वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव, इस C, F और P इनसे जो जाने वाली रेखा है जो दर्पण के बिल्कुल सेंटर में होकर जाएगी वो काल्पनिक रेखा हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। द्वारक देख लिया, ध्रुव देख लिया, मुख्य अक्ष देख लिया, वक्रता केंद्र देख लिया। अब अपन आगे चलते हैं वक्रता त्रिज्या। 4 परिभाषा हो गई थी, 5वीं है हमारी वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अपन ने देखा, अपन ने इससे पहले पढ़ा था वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में अपन ने पढ़ा था कोई भी खोखला गोला है और उस गोले का कोई मध्य बिंदु है, वो मध्य बिंदु हमारा कहलाता था वक्रता त्रिज्या। तो उसी में वक्रता केंद्र कहलाता था। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। तो उसी वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, उसके बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या P और C, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, P से C तक की जो दूरी है वो हमारी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, और उस वक्रता त्रिज्या को अपन R से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब वक्रता त्रिज्या सामान्य शब्दों में समझो तो अपने वृत्त की त्रिज्या। तो अपन वृत्त की त्रिज्या में क्या कह रहे थे कि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, वृत्त का जो केंद्र होता है उससे परिधि की दूरी वो हमारी कहलाती थी त्रिज्या। तो एक प्रकार से ये हमारी दर्पण की परिधि हो गई और ये अपना दर्पण का केंद्र हो गया। तो दर्पण के केंद्र से दर्पण के परिधि की दूरी वो हमारी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के बाद आगे है अपना मुख्य फोकस। समझना है इसको। मुख्य फोकस किसको कहेंगे? अलग सी बात है मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस में क्या है? डायग्राम में देखना, मुख्य फोकस अपन किसको कहेंगे? हमारी जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष अपन ने देखा कि वक्रता केंद्र, ध्रुव, इन सब से जाने वाली दर्पण के मध्य की जो रेखा है वो हमारी कहलाती थी मुख्य अक्ष। इसी मुख्य अक्ष के समांतर, इसी मुख्य अक्ष के समांतर ये हमारा मुख्य अक्ष है, और इसी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है या कोई प्रकाशिक रेखा आ रही है, प्रकाशिक किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाशिक किरण, ये हमारी प्रकाशिक किरण जो है वो आपतित किरण हो गई। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, ये हमारा दर्पण है, समांतर किरण आएगी, बीच में हमने दर्पण रख दिया तो दर्पण से टकराएगी,
टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, मान लो जा नहीं रही लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो दर्पण के किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जा रही है, तो जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, उसके पश्चात वो दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु हमारा कहलाता है मुख्य फोकस। ठीक है, ये हमारा देख लेते हैं। जैसे ये हमारी कोई प्रकाशीय किरण है, ये आई, आने के पश्चात दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात इस बिंदु से चली गई, तो जिस बिंदु को इसने मुख्य फोकस पर काटा, मुख्य फोकस पर नहीं, मुख्य अक्ष पर जिस प्रकाशीय किरण आई, टकराई, टकराने के बाद गई, तो जाते जाते मुख्य अक्ष को इसने जिस बिंदु पर भी काटा, मुख्य अक्ष को क्रॉस करके ही जाएगी, तो जिस बिंदु पर काट के जाएगी वो बिंदु हमारा कहलाएगा मुख्य फोकस। जरूरी नहीं है कि प्रकाशीय किरण ऊपर से आए, मान लो कोई प्रकाशीय किरण ये नीचे से भी आ गई, होनी चाहिए अपने किसके, इस मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, आने के पश्चात इस बिंदु से चली गई, तो जिस बिंदु से गई वो बिंदु हमारा कहलाएगा मुख्य फोकस। लिख लो परिभाषा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या थी कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, समानांतर आती हुई वो प्रकाशीय किरण दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को काटते हुए वो परावर्तित हो जाती है, तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, हमको लगता है ऐसा कि वो वहाँ से जा रही है, तो वो बिंदु हमारा कहलाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बाद हमारी नेक्स्ट परिभाषा है और लास्ट परिभाषा है हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको अपन प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एफ से। मुख्य फोकस को अपन ने कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया और फोकस दूरी को अपन प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एफ से। अब फोकस दूरी क्या है, तो हमारे पास अपन ने देखा था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कहलाती थी हमारी वक्रता त्रिज्या। ये हमारा आ गया अब हमारे पास क्या, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस और ध्रुव इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमारी कहलाएगी फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी या के बीच की दूरी वो हमारी कहलाएगी फोकस दूरी। मुख्य फोकस कैपिटल एफ व ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस
और ध्रुव के बीच की दूरी जो है वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है। ये कुछ परिभाषाएं थी। द्वारक जिससे हमारी आपतित किरण टकराती है वो पूरा भाग जो है वो हमारा दर्पण का द्वारक कहलाएगा। द्वारक के बाद अपन ने ध्रुव को देखा, ध्रुव तो उसी दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो हमारा ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव के बाद अपन ने वक्रता केंद्र को देखा, तो अपना जो दर्पण है, जो भी गोलीय दर्पण अपन ले रहे हैं वो गोलीय दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है और उस गोले का मध्य बिंदु जो है वो हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद अपन ने देखा वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव इन दोनों के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फिर अपन ने देखा मुख्य फोकस कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाशीय किरण आती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। और फिर अपन ने देखा फोकस दूरी, तो मुख्य फोकस और ध्रुव इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी कहलाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी को अपन स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे और वक्रता त्रिज्या को अपन कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। ये कुछ सामान्य से वर्ड थे या जो परिभाषाएं थे, इनकी अपन ने परिभाषाएं देखी और ये होते क्या है वो देखे। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश का परावर्तन के कुछ शर्तें हैं। एक बार देख लो फिर हेडिंग लगाओ, प्रकाश के परावर्तन की शर्तें। प्रकाश के परावर्तन की शर्तें। प्रकाश के परावर्तन की शर्तों के तहत पहली शर्त अपन डायग्राम से ही देखते हैं। अपन ने एक दर्पण लिया, ये दर्पण लिया और अपन ने कहा पहली शर्त अपनी क्या कहलाती है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, अभी अपन ने मुख्य फोकस में भी पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है और वह जब दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है वो बिंदु हमारा कहलाता था मुख्य फोकस। तो पहला नियम भी हमारा यही कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो आने के पश्चात, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात जो है वो मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। ये हमारी पहली शर्त है। गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण में जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष, ये हमारा है मुख्य अक्ष, जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, आने के पश्चात दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ये हमारी परावर्तन की पहली शर्त है। जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये हमारी परावर्तन की 4 शर्तें हैं। उसमें से हमारी पहली शर्त है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी। ये हमारी थी पहली शर्त। इसी प्रकार से हमारी दूसरी शर्त है, ठीक है, दूसरी शर्त हमारी पहली शर्त की जस्ट उल्टी है।
पहली शर्त हमारी थी कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाशीय किरण आएगी तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसको उल्टा करें तो जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आती है, ये मुख्य फोकस से होकर गई, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आती है और दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दोनों शर्तें थी। पहली शर्त हमारी क्या थी, जब भी कोई प्रकाशीय किरण या आपतित किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से जाएगी, और अगर वही प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से होती हुई आएगी तो टकराने के पश्चात जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये हमारा जो शर्त थी वो दूसरी शर्त थी। उसके बाद हमारी तीसरी शर्त है कि जब कोई प्रकाशीय किरण इसकी लैंग्वेज आप लिख देना, इसकी उल्टी है। क्या लिखोगे, लिखो एक बार। जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। उसके बाद हमारी थर्ड जो शर्त है वो क्या है कि जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से आएगी, ये कोई प्रकाशीय किरण है जो वक्रता केंद्र से आई तो आने के बाद वो दर्पण के किसी न किसी बिंदु पर टकराएगी। जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से आई और आने के बाद वो दर्पण के किसी बिंदु से टकराई तो टकराने के पश्चात वो पुनः वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आती है और दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस वो हमेशा कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर। लैंग्वेज लिख दो। जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी। ये हमारी है तीसरी शर्त। उसके बाद हमारी चौथी शर्त है चौथी शर्त है हमारी कि जब कोई प्रकाशीय किरण आएगी और आने के पश्चात ध्रुव से टकराएगी, दर्पण के किसी बिंदु पर टकराती थी, अब वो कोई बिंदु कौन सा हो गया, हमारा ध्रुव हो गया। तो जब कोई प्रकाशीय किरण आती है और आने के पश्चात दर्पण के ध्रुव पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वो उतने ही कोण से वापस जाएगी जितना कोण उसने मुख्य अक्ष के साथ आते हुए बनाया था, उतना ही कोण वो मुख्य अक्ष से जाते हुए बनाएगी। तो समान कोण से जो है वो परावर्तित हो जाती है। जब कोई प्रकाशीय किरण आके गोलीय दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह पुनः उतने ही कोण से लौट जाएगी जितना कोण उसने आते समय मुख्य अक्ष से बनाया था, तो जाते समय भी मुख्य अक्ष से उसका वही कोण रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज लिख देना इनकी। अपन ने पहली शर्त देखी थी कि जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण के किसी बिंदु पर टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से होती हुई चली जाती है। दूसरा हमने जस्ट इसका विपरीत देखा था कि जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आएगी तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा अपन ने देखा कि जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से आई तो टकराने के पश्चात पुनः अपने ही रास्ते पर लौट गई। चौथा अपन ने देखा था कि जब कोई प्रकाशीय किरण आकर दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो आते समय मुख्य अक्ष के साथ उसका जितना कोण होता है उतना ही कोण जाते समय परावर्तित किरण का मुख्य अक्ष के साथ होता है। तो आने वाले कोण और जाने वाले कोण का मान जो है वो समान होता है। ये हमारी 4 थी परावर्तन की शर्तें। आज के लिए इतना ही। अपन ने पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ी, उसके बाद अपन ने परावर्तन की शर्तें पढ़ी। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।